आज की इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट को कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू कंप्लायंस फंक्शंस इन बैंक्स एंड कंप्लायंस ऑडिट एंड आई होप कि आपने पिछले दो वीडियोस को जरूर गो थ्रू किया होगा एंड दिस इज द थर्ड पार्ट रिलेटेड टू द सीरीज ऑफ एबीएम मॉड्यूल डी क्वेश्चंस. Already we have covered the questions related to the module C and related to the BRBL, BFM, everything has been covered so far. So if you want to get all the videos, आपको सभी वीडियोस भी चाहिए और पीडीएफ फाइल्स भी चाहिए तो सिंपली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर विच इज iibf.info/app. और इनकेस अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना पड़ेगा विच इज GEG के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हियर एंड वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हम करें आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए. चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26. फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज टू इनहांस इट्स साइबर रेजिलेंस यानी कि साइबर रेजिलेंस को इनहांस करने के लिए बैंक्स आईटी डिपार्टमेंट लेड बाय ऋतिक रोशन इंप्लीमेंट्स अ न्यू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. तो बैंक का जो आईटी डिपार्टमेंट है जो कि ऋतिक रोशन जी के द्वारा लेड किया जा रहा है वो क्या करते हैं कि एक नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जब लॉन्च करते हैं प्राइमरी गोल ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज टू इंश्योर दैट ऑल द सेंसिटिव कस्टमर डाटा यानी कि जो भी सेंसिटिव कस्टमर डाटा है फाइनेंशियल डाटा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं दोज आर प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन बोथ एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट to prevent unauthorized viewing, right? Which specific principle of CIA framework is being most directly addressed by this section? देखो CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. नो डेफिनेटली जब हम व्यूइंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी का यही पर्पज होता है कि आपने सेंसिटिव कस्टमर डाटा को फाइनेंशियल डाटा को प्रोटेक्ट करना है इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करें ताकि अनऑथराइज्ड जो व्यू है कोई भी पर्सन ना कर पाए. So it's not related to integrity, it's not related to the availability, it's related to the confidentiality, right? So option A is the correct answer here. And what is actually accountability? Accountability basically security concept है लेकिन ये जो concept principles है CA का उसका part नहीं है, ठीक है? So that's not the point to discuss here. Now the next one it's related to the compliance audit. A bank has sponsored a special purpose vehicle for securitization transaction. तो बैंक ने स्पॉन्सर किया है एक एसपीवी को स्पेशल पर्पस व्हीकल को सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन के मोटिव के साथ वेयर इट ओरिजिनेटेड द लोन्स राइट जहां पर लोन ओरिजिनेट हुए. When preparing its annual report, the bank must provide disclosures related to this activity. तो बैंक को डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे इस एक्टिविटी से रिलेटेड. What specific information regarding the securitization must be disclosed in the notes to account of the originating bank? तो कंसेप्ट सिंपल सा होता है ओरिजिनेटिंग बैंक जो होता है वो बैंक है जिसके पास एक्चुअल में लोन्स थे राइट. अब इस ओरिजिनेटिंग बैंक ने एक्चुअल में क्या किया होता है किसी एआरसी को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल किया होता है एंड ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है फर्दर वो फिर एसपीवी को बनाती है राइट. सो यहाँ पर रहता है कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड हेयर वी आर हैविंग द एसपीवी. सो हेयर द लोन इज बेसिकली ट्रांसफर टू एआरसी एंड एआरसी फर्दर उसको कर देती है बाद में एसपीवी के पास. एसपीवी इसको कन्वर्ट कर देती है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में या पास थ्रू सर्टिफिकेट जिनको हम कहते हैं उसमें डाल देती है एंड फर्दर इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डालते हैं जिसमें मेजरली क्यूआईबीज होते हैं राइट. अब इस केस में जो ये लोन्स हैं ये किसके पास इसके किसके लोन थे दी दिस वर रिलेटेड टू द ओरिजिनेटर बैंक. ये ओरिजिनेटर बैंक से रिलेटेड लोन्स थे राइट. अब इस ओरिजिनेटर बैंक के लोन तो हैं ये. अब इस ओरिजिनेटर बैंक की बुक्स में क्या चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी उसके बारे में वी नीड टू आंसर राइट. जब देखो जब एक बैंक स्पॉन्सर करता है स्पेशल पर्पस व्हीकल को इसी सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंड वो ओरिजिनेटिंग बैंक है यानी कि यहाँ पर एआरसी का रोल है ही नहीं है. जब ये चीज होती है ना तो उसे स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं राइट. यानी कि सबसे पहले उसको टोटल नंबर एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन बतानी पड़ती है. टोटल नंबर भी बताना पड़ेगा कि टोटल नंबर क्या है एंड वैल्यू जो सिक्योरिटाइजेशन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो भी उसे बतानी पड़ेगी. दैट इज टू बी डिस्कस्ड राइट. सबसे पहली चीज तो वही करनी पड़ेगी एंड आफ्टर दैट जो नेचर ऑफ एसेट्स सिक्योरिटाइज की गई है टाइप ऑफ एसेट्स एंड नेचर ऑफ एसेट्स टाइप एंड नेचर ऑफ एसेट्स जो है वो बताने पड़ेंगे. फर्दर जो सेल कंसिडरेशन है गेन हुआ है लॉसेस हुआ है कितने में दिया परचेज किया मुनाफा हुआ नुकसान हुआ क्रेडिट इन्हांसमेंट अगर दी गई है लाइक कैश कोलेटरल है गारंटी है ओवर कोलेटरलाइजेशन है राइट वो सब चीजें बतानी पड़ेंगी. सो सेल कंसिडरेशन थर्ड फैक्टर वी कैन से कि जो कोई भी सेल
कंसीडरेशन है वो बतानी पड़ेगी, लाइक कोई प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, गेन हुआ है, लॉस हुआ है, उसके बारे में बताना पड़ेगा, राइट। एंड जो एक्सपोजर रिटेन किया गया बैंक के द्वारा, व्हाट्सएवर द एक्सपोजर इज रिटेन्ड, क्योंकि सारा का सारा आप ट्रांसफर नहीं कर देते ना इन्वेस्टर्स को, तो एज पर द रूल्स 85% तो आप अपने पास रखते हो, तो जो आपने पास थ्रू सर्टिफिकेट्स या फिर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स अपने पास रखी हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। एंड फर्दर जो एसपीवी को आपने स्पॉन्सर किया है उसकी डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ एसपीवी, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको आपने स्पॉन्सर किया उसके बारे में बताना पड़ेगा। एंड अगर कोई प्रोविजनिंग आपने मेंटेन करी है या कोई रिस्क रिकॉग्निशन करी है उसके बारे में बताना पड़ेगा, प्रोविजनिंग एंड रिस्क रिकॉग्निशन के बारे में बताना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स आर टू बी डिस्कस्ड। फर्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू टोटल नंबर, जो आपकी सिक्योरिटाइजेशन की ट्रांजेक्शन थी वो हो जाएगी, एंड जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन उसके बारे में, टाइप के बारे में बताना पड़ेगा रिलेटेड टू टाइप ऑफ नेचर, टाइप एंड नेचर ऑफ द एसेट सिक्योरिटाइज्ड, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ लोन क्या थी, हाउसिंग लोन थे, ऑटो लोन थे, क्या थे। फिर सेल कंसिडरेशन बतानी पड़ेगी, राइट। सेल कंसिडरेशन में टोटल कंसिडरेशन जो आपको मिली है, गेन हुआ है, लॉस हुआ है, वो चीज बतानी पड़ेगी। एक्सपोजर जो बैंक ने रिटेन करे हैं अभी अभी बैंक के पास है वो बताने पड़ेंगे। एसपीवी जिसको स्पॉन्सर किया उसकी डिटेल, कोई प्रोविजनिंग है, रिस्क है, उनकी डिटेल बतानी पड़ेगी। अभी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सेज the names and address of individual borrowers whose loans are securitized। देखो डिस्क्लोजिंग इंडिविजुअल लोन एक बेसिकली कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हो सकता है, सो दैट्स नॉट द केस। एंड ऑप्शन बी इट सेज द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ securitized assets as per the book of the special purpose vehicle sponsored by the bank। एब्सोल्युटली ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट मैंने आपको बताया ना, टोटल नंबर एंड वैल्यू, तो उससे रिलेटेड आपको बताना पड़ेगा। डिटेल्ड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फॉर द एसपीवी इटसेल्फ। देखो एसपीवी की जो आपको ये बताना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से क्या आपको बेनिफिट हुआ है या नुकसान हुआ है वो बताना पड़ेगा, लेकिन जो एक लीगल सेपरेट एंटिटी है उसकी फुल डिस्क्लोजर देना फाइनेंशियल्स का वो रिक्वायर्ड नहीं है, राइट, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। एंड द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड बाय द एसपीवी टू इन्वेस्टर्स। देखो इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड है डेफिनेटली उनको क्रेडिट रेटिंग बताना पड़ता है, लेकिन स्पेसिफिक डिस्क्लोजर बताना कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने क्या रेटिंग करी है ओरिजिनेटिंग बैंक के लिए, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, राइट। सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये इन्फॉर्मेशन 6 पॉइंट से जो हमें बताने पड़ेंगे, बट नॉट मोर देन दैट। फिर बात आती है बैंक कंप्लायंस फंक्शन बैंक्स के बारे में। सो बैंक्स बोर्ड इज रिव्यूइंग a report on several recent compliance failure। जो बैंक का बोर्ड है वो रिव्यू कर रहा है रिपोर्ट ऑन सेवरल रिसेंट कंप्लायंस फेलियर से रिलेटेड। द रिपोर्ट नोट्स दैट दीज फेलियर्स व्हाइल नॉट रिजल्टिंग इन डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस। अब ये जो रिपोर्ट्स है वो बता रही है कि कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हुआ है, राइट, एंड हैव लेड टू वाइड स्प्रेड नेगेटिव मीडिया कवरेज एंड नोटिसेबल डिक्लाइन इन कस्टमर ट्रस्ट एंड न्यू अकाउंट ओपनिंग कम हुए हैं। This outcome is clear manifestation of which specific type of non-financial risk। तो कौन सा ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क है जिसकी वजह से ये इशू हुआ? देखो ये सबसे बड़ी बात है, दिस इज रिलेटेड वर्ड। अब कंप्लायंस फेलियर हुआ है तो क्या इंपैक्ट होएगा? आपकी रेपुटेशन इंपैक्ट होएगी, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी रहेगा। सो इट इज नॉट द बिजनेस रिस्क। देखो बिजनेस रिस्क इफ वी टॉक अबाउट, अब आपके पास तो देखो नए अकाउंट जो है वो कम हुए हैं, बिजनेस इंपैक्ट तो हुआ है, लेकिन जो रूट कोज है वो है बैंक की छवि खराब हुई है, तो रेपुटेशन रिस्क ज्यादा प्रिसाइज बनेगा। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। लीगल रिस्क इफ वी टॉक अबाउट, उसमें होता है कि कोई लॉ सूट पड़ गया, कोई लिटिगेशन शुरू हो गई है, ये तो रेपुटेशन डैमेज से रिलेटेड है कि अकाउंट लोग नहीं आ रहे, ट्रस्ट ब्रीच हुआ ना लोगों का। सो इट्स अ रेप्यूटेशनल रिस्क। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, right? Now, let's move toward the question number 29th। According to the principles governing the internal audit function, the bank's board of directors hold the ultimate responsibility। तो board of directors की जो होती है ultimate responsibility रहती है for ensuring its effectiveness, कि जो particular आपके पास audit function है उसकी effectiveness होनी चाहिए उसके बारे में, right? To fulfill this responsibility, the board must ensure that the bank has its own internal audit function that is accountable to the board। How should this function be structured in terms of internal reporting line? तो internal reporting line के हिसाब से कैसे structure करोगे? देखो करेक्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से यू आर हैविंग अ सीआईए, चीफ इंटरनल आपके पास ऑडिटर है, दैट इज द सीआईए, राइट। उनको क्या कहते हैं? हम सीआईए कहते हैं, जो कि हेड ऑफ, या फिर इसको हम एचआईए कहते हैं, सीआईए कह सकते हैं इसको, या इसको हम एचआईए कह देते हैं नॉर्मली, दैट इज हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट कह देते हैं। ये रिपोर्ट किसको करेंगे? ये रिपोर्ट करेंगे एसीबी को,
अकाउंटिंग जो आपकी ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड है, नॉट अकाउंटिंग, ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को करेंगे, या फिर बीओडी को, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास डायरेक्टली ये रिपोर्टिंग करेंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, लाइक फॉर एचआर, बजटिंग और समथिंग, जो इंटरनल ऑडिट है वो बैंक के सीईओ को या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट इन जनरल, तो रिपोर्ट जो होएगी फंक्शनैलिटी की, राइट, फंक्शनैलिटी की जो रिपोर्ट है वो जाएगी एसीपी के पास। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। सो इफ आई एम टॉकिंग इन जनरल, तो फंक्शनैलिटी की रिपोर्ट इनके पास जाएगी। एंड इफ इट इज रिलेटेड टू, लेट्स से, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस हैं, तो उस पर्पस के लिए जो रिपोर्ट है, दैट विल गो टू हुम, दैट विल बी गोइंग टू, जो इंटरनल ऑडिट के लिए है, जो इंटरनल पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है, सीईओ के पास या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास या एमडी के पास रिपोर्टिंग जाएगी, राइट। एंड ये चीज बेसिकली क्या इंश्योर करेगी, जो ऑडिट फाइलिंग है वो मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस से परे है, एंड जो बोर्ड है वो डायरेक्टली इन्फॉर्म करेगा रिस्क से रिलेटेड, गैप से रिलेटेड, कंट्रोल वीकनेस से रिलेटेड, डायरेक्टली टू द बोर्ड, राइट। बोर्ड के पास सपोर्ट करेगा ये सीआई एचआई, जो ऑडिट फंक्शन। सो ऑप्शंस देखते हैं। The internal audit function staff should report directly to the branch manager. तो branch manager को तो ना करनी है. The all internal auditors should be accountable to the bank's board and they should report to the HIA. Absolutely correct. यानी कि जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो HIA के पास जाएंगे, एंड फॉर द HIA जो रिपोर्ट करेगा वो बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, ये रहता है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो प्रिंसिपल 15 है ना, वो यही कहता है कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को इंश्योर करने की कि बैंक का खुद का इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो। एंड ये भी कहा गया है कि फंक्शन जो है वो अकाउंटेबल रहेगा टू द बैंक बोर्ड, एंड उसे रिपोर्टिंग किसको करनी है, एचआईए को रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को रिपोर्टिंग करनी है। तो एक क्लियर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होना जरूरी है, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 30th। RBI mandates that all the banks must establish a formal compliance policy. आरबीआई इस चीज को मैंडेट करता है कि जितने भी बैंक हैं उनके पास एक फॉर्मल कंप्लायंस पॉलिसी का होना क्या है, जरूरी है। एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, विद इन द टाइम फ्रेम मस्ट अ particular within a time frame must a bank's board approve this policy after receiving this the directive from the Reserve Bank of India. And what is the status of the compliance function within the bank's hierarchy, और बैंक की hierarchy के बीच में इसका क्या स्टेटस रहता है उसके बारे में हमने बताना है। देखो टाइम फ्रेम क्या है। देखो आरबीआई का जो सर्कुलर है वो मैंडेट करता है कि बैंक के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज, पर्टिकुलरली आपके पास अगर हम बात करें, कोई स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई नहीं करता डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ द आरबीआई डायरेक्टिव जिसमें बोर्ड को पॉलिसी को अप्रूव करना है, राइट। एंड जो बेसिकली जो चीज क्लियर है दैट्स रिलेटेड टू कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कुछ एक गाइडलाइंस है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कुछ गाइडलाइंस है, लाइक जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं टीयर 4 में, उनके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए कंप्लायंस फंक्शन को लेकर के, राइट। एंड अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं अंडर द टीयर 3, राइट, उनके लिए भी चीज मैंडेटरी हो चुकी है। सो अगर हम बैंक की हायरार्की की बात करें, स्टेटस की बात करें, तो आरबीआई की गाइडलाइंस डिफाइन करती है कि कंप्लायंस फंक्शन जो है वो एक कोर फंक्शन है। स्टेटस की बात करें, कंप्लायंस की क्या स्टेटस है बैंक में हायरार्की में, तो बैंक का जो कंप्लायंस फंक्शन है वो कोर फंक्शन है, उसका इंडिपेंडेंट कंट्रोल होना चाहिए, राइट। एंड जो कंप्लायंस फंक्शन रहेगा वो किसके द्वारा हेड किया जाएगा, दैट विल बी हेड बाय सीसीओ। जो कंप्लायंस फंक्शन रहेगा दैट विल बी हेड बाय सीसीओ, एंड सीसीओ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिजनेस लाइन से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, कोई उनका बिजनेस टारगेट नहीं होना चाहिए, डुअल हेडिंग होना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड जो सीसीओ है वो किसके पास रिपोर्ट करेंगे, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे टू द सीनियर मैनेजमेंट, यानी कि एमडी के पास, सीईओ के पास करेंगे, या फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, लाइक, या फिर एसीबी के पास रिपोर्टिंग करेंगे। एंड अगर सीसीओ रिपोर्ट करते हैं सीईओ को या फिर एमडी को, राइट, तो एक पीरियोडिक 1-on-1 असेस होना चाहिए किसके पास, एसीबी के पास, ऑडिट कमेटी के पास, जिसमें सीनियर मैनेजमेंट शामिल नहीं होगी, राइट। तो बैंक्स में जो कंप्लायंस फंक्शन होता है वो गवर्नेंस का, रिस्क कंट्रोल फ्रेमवर्क का पार्ट है, ठीक है। वो सबऑर्डिनेट नहीं है, बिजनेस यूनिट से रिलेटेड कोई सबऑर्डिनेट फंक्शन नहीं है, राइट। दैट इज द मेन केस, ठीक है जी। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर। द पॉलिसी मस्ट बी स्टैब्लिश विद इन 12 मंथ्स, की पॉलिसी को 12 महीने में स्टैब्लिश करना है, पॉलिसी को 6 महीने में स्टैब्लिश करना है, राइट, इससे रिलेटेड है। तो गाइडेंस क्लियरली है कि पहली चीज ये होती है कि बैंक को ये जो पॉलिसी बनानी पड़ेगी आरबीआई के डायरेक्टिव के तहत, राइट। जब आरबीआई ने बता दिया
तो 6 महीने के अंदर-अंदर बनानी पड़ेगी एंड कंप्लायंस फंक्शन जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो रिपोर्टिंग किसको करेगा? डायरेक्टली करेगा, बोर्ड को करेगा या फिर उसकी कमेटी को पर्टिकुलरली वो रिपोर्टिंग करेगा। एमडी सीईओ के पास रिपोर्टिंग तब करते हैं जब वो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, बट नॉट रिलेटेड टू कंप्लायंस फंक्शन, राइट? दैट वाज अ मेजर थिंग। तो सेकंड कंप्लायंस यही थी कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए एंड रिपोर्ट करेगा बोर्ड के पास, राइट? सो दैट्स बेसिकली कंबाइनिंग द बोथ द थिंग्स। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अ बैंक्स ऑडिट कमेटी इज रिव्यूइंग इट्स ओन कंपोजिशन। तो बैंक की जो ऑडिट कमेटी है वो रिव्यू कर रही है उसकी खुद की कंपोजिशन को, सो एज टू इंश्योर इट अलाइंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन कर रहे हैं, राइट? सो ये मेजर चीज है यहाँ पे। बैंक की जो ऑडिट कमेटी है इज रिव्यूइंग इट्स ऑन कंपोजिशन to ensure it aligns with the regulatory requirements. The current chairman of the bank's board of directors, Mr. Saifli Khan, who is highly experienced executive, has offered to also chair the audit committee to ensure seamless coordination. Why is this arrangement not permissible? ये arrangement permissible क्यों नहीं हो सकता है उसके बारे में हमने बताना है। तो पहली चीज समझ में आ गई कि कंपोजिशन को देख रही है। सेकंड है कि जो चेयरमैन है वो जो चेयरमैन है बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिकली मिस्टर सैफली खान, वो जो कि एक हाईली एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव है, वो ऑफर करते हैं कि वो ऑडिट कमेटी को भी चेयर कर लेंगे, राइट? दोनों तरफ काम कर लेंगे। तो ये क्यों चीज पॉसिबल नहीं है? ये अरेंजमेंट क्यों अलाउ नहीं किया जाना चाहिए? देखो, आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं एंड सेबी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं, जैसे एलओडीआर रेगुलेशंस हैं, राइट? तो वो क्या कहते हैं कि जो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वो चेयर नहीं कर सकते ऑडिट कमेटी को। दैट कैन नॉट चेयर द सेम। लॉजिक ये है, देखो, जो ऑडिट कमेटी का प्राइमरी रोल होता है वो क्या होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, इंटरनल कंट्रोल को, कंप्लायंस को, ऑडिट की इफेक्टिवनेस को गो थ्रू करना है, अच्छे से देखना है। अब ये फंक्शन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बोर्ड के एग्जीक्यूटिव लीडरशिप से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब अगर बोर्ड का चेयरमैन जो है वो ऑडिट कमेटी का भी चेयर बन जाएगा तो डेफिनेटली कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बना रहेगा, अगर सेम पर्सन काम कर रहा है। यानी कि एक पर्सन लीड भी कर रहा है बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि भाई आपने ये काम करना है, दूसरा पर्सन वही चेक कर रहा है कि ये काम कैसे करना है, तो डेफिनेटली वो सो सही नहीं है। सो इंडिपेंडेंसी का एंड ऑब्जेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी, राइट? सो दैट्स बेसिकली रॉन्ग। सो द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी मस्ट हैव प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर का आपका होना चाहिए। देखो, एक्सपीरियंस होना ऑडिट में एंड फाइनेंस जो है वो मेंबर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये नहीं है कि चेयरमैन के रूल के लिए रिलेटेड नहीं है कि एक्सटर्नल ऑडिटर का होना चाहिए। सो दैट्स बेसिकली नॉट द केस। ऑप्शन बी, द ऑडिट कमेटी the audit committee can only be chaired by a full-time director of the bank, whereas the board chairman is often a non-executive director. सी ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं। रिक्वायरमेंट जो होती है चेयरमैन की वो होती है इंडिपेंडेंट होने के लिए, राइट? अगर आपने चेयर करना है ऑडिट को, ये नहीं कि फुल टाइम डायरेक्टर है कुछ है। सो प्राइमरी इशू कन्फ्लिक्ट ऑफ रोल का है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। If we look at the option C, that is the audit committee of the board shall be chaired by a person who is independent and is not chairman of the board. Absolutely correct. तो रूल यही है कंपोजिशन से रिलेटेड ऑडिट कमेटी का कि एक्सप्लिसिटली ये रूल कहता है कि एसीबी को चेयर वो पर्सन करेगा जो इंडिपेंडेंट है एंड वो बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, राइट? दैट्स द केस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 32nd. In an extreme case of non-compliance, a bank is found to have deep-rooted governance issues and has failed to address repeated warnings from the Reserve Bank of India regarding its asset quality and financial reporting. तो एक्सट्रीम केस ऑफ नॉन कंप्लायंस का हुआ है। बैंक को डीप रूटेड गवर्नेंस इश्यूज का मतलब बेसिकली माना गया कि बैंक इन्वॉल्व था एंड बैंक ने एड्रेस नहीं करा। रिपीटेड वार्निंग जो थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड टू एसेट क्वालिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उनको एड्रेस नहीं करा है। द रेगुलेटर डिसाइड्स टू इम्पोज अ मोरिटोरियम। ठीक है, तो रेगुलेटर कहता है कि एक मोरिटोरियम हम लगा देते हैं इनके ऊपर एंड विड्रॉल्स जो है उनको कर दिया है स्ट्रिक्ट एंड फोर्सबली रीस्ट्रक्चर द बैंक्स मैनेजमेंट एंड बोर्ड। एंड फोर्सबली रीस्ट्रक्चर भी कर दिया बैंक के मैनेजमेंट को, बोर्ड को। दिस रियल वर्ल्ड सिनेरियो एज exemplified by yes bank in 2020 demonstrate the severe consequences of what primary risk। तो कौन से प्राइमरी रिस्क के कंसिक्वेंसेस थे ये उसके बारे में हमने बताना है। इज इट रिलेटेड टू ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क और द लीगल रिस्क? देखो, अगर मैं कहूं कि कंसीक्वेंसेस किस चीज के थे, तो कंसीक्वेंसेस का मतलब होता है कि कौन सी चीज हुई थी
और फिर ये चीज हुई। अगर मेरे को ये पूछते हैं कि कंसिक्वेंस हुए क्या, यानी कि एक होता है कि इसकी वजह से ये कंसिक्वेंस हुए, एक होता है इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, राइट? दोनों चीजों में डिफरेंस है। अगर कहा जाए कि एक चीज बुरी हुई तो उसका कंसिक्वेंस ये होगा कि उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, लेकिन वो चीज क्यों हुई उसका रीजन यहाँ पे पूछा गया है। तो वो रेपुटेशनल रिस्क नहीं है, वो रेगुलेटरी रिस्क रहेगा, क्योंकि रेगुलेशंस को नहीं माना गया था, कंप्लाई नहीं किया गया था, दैट वाज द मेजर थिंग, राइट? सो यहां पर नॉन कंप्लायंस रहा था आरबीआई के नॉर्म्स के साथ, एसेट क्वालिटी से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, जिसकी वजह से रेगुलेटर एक्शन हुआ, मोरेटोरियम लगाया गया, रिस्ट्रक्चरिंग करी गई, राइट? दैट वाज द मेन केस। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। जस्ट बिफोर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले, बैंक्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट engages a series of large back-to-back repo and reverse repo transactions. अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले बैंक का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन मिली थी उनको सीनियर मैनेजमेंट से, एंड उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बैक टू बैक रेपो रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन्स करी। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स थी कोई भी जेन्युइन इकोनॉमिक पर्पस इनका नहीं था, एंड आर रिवर्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ही इसको बेसिकली रिवर्स कर दिया गया, सीमिंगली ओनली टू इन्फ्लेट द बैलेंस शीट साइज, सिर्फ बैलेंस शीट साइज को बड़ा करने के लिए। अब आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिस को किस तरह से देखा जाना चाहिए, डेट वी नीड टू आंसर। देखो, मेन केस क्या है कि लार्ज बैक टू बैक रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट किया गया था 31 मार्च से पहले, और फर्स्ट वर्किंग डे को उनको रिवर्स भी कर दिया गया। कोई रियल इकोनॉमिक या रिस्क मैनेजमेंट पर्पस नहीं था, सिर्फ आर्टिफिशियली बैलेंस शीट साइज को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया गया था। तो आरबीआई एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसिवली प्रोहिबिट करता है भाई कि ऐसी प्रैक्टिसेस आप नहीं कर सकते हो। ये चीज मास्टर सर्कुलर्स में, डायरेक्शंस में, गाइडलाइंस में ऑलरेडी बोल दी गई है, जो आपके ट्रेजरी ऑपरेशंस एंड डिस्क्लोजर नॉर्म से रिलेटेड गाइडलाइंस है, राइट? एंड ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्या कंसीडर किया जाता है? दीज ट्रांजैक्शंस आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटेड टू विंडो ड्रेसिंग। इनको विंडो ड्रेसिंग माना जाता है, यानी कि आप इन्फ्लेट करना चाहते हो अपने डिपॉजिट्स को, एडवांसेस को, बैलेंस शीट को, डेट इज इट। आरबीआई ने बहुत बार वार्न किया है कि ऐसे जो एक्शंस होते हैं वो मिसलीड करते हैं, या नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, या रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हैं। अगर कोई पर्सन ऐसे करता है चीज तो वो सही नहीं है, राइट? रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड ऐसे जो भी बैंक होते हैं जो एंगेज ऐसी प्रैक्टिस में, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगती है, इंस्पेक्शन भी हो सकती है, रेपुटेशनल डैमेज भी हो सकता है। So it is considered as acceptable? No, this is not acceptable. This is viewed as serious instance of window dressing, specifically the deliberate inflation of assets and liabilities, and can attract appropriate penal actions from the Reserve Bank of India. Absolutely correct. ठीक है, तो option B is the correct answer here. Now let's move toward the question number 34. An employee in a bank's लोन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, एक एम्प्लॉय है बैंक के लोन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में, मिस्टर वरुण धवन, discovers that several of his senior officers are consistently colluding to approve large under collateralized loan to a shell company, right? तो वरुण धवन ये डिस्कवर करते हैं बेसिकली, जो कि एम्प्लॉय है बैंक के एक प्रोसेसिंग लोन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में, कि बहुत से उनके सीनियर ऑफिसर्स कंसिस्टेंटली इकट्ठे हुए हुए हैं कि वो लोन को अप्रूव कर रहे हैं, अंडर कोलेटराइज लोन दे रहे हैं किसी शेल कंपनी को। ही इज हेजिटेंट टू रिपोर्ट दिस इंटरनली फॉर फियर ऑफ प्रोफेशनल रिटेलिएशन और लूजिंग द जॉब, कि उनको सभी उनको बेसिकली उनको अपनाएंगे नहीं, उनको बेसिकली स्वीकारेंगे नहीं, या उनकी जॉब भी जा सकती है, इस डर से वो बताते नहीं किसी को। What specific compliance mechanism is designed to address this exact situation by protecting employee who report such unethical practices? तो क्या चीज ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे एम्प्लॉयज को हम प्रोटेक्ट कर पाए ताकि वो रिपोर्ट करें ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस को? सो आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई रिक्वायर करता है कि बैंक जो है एक विसल ब्लोअर पॉलिसी बनाएंगे, या एक विजिल मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं वो बनाएंगे। ये फ्रेमवर्क इस चीज को इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट जो है वो भेज सकते हैं रिलेटेड टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, या कोई फ्रॉड होता है, कोई वायलेशन होता है, बिना किसी डर से, बिना किसी रिटेलिएशन से, या जॉब लॉस के, ठीक है? एंड जो रिपोर्ट की जाएगी वो की जाएगी ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड को, या फिर एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी को भेजी जाएगी। आप मैनेजमेंट की जो चेन है उसको बाईपास कर दोगे, राइट? जो मिसकंडक्ट के लिए बीच में शामिल हो सकती है।
एंड इस केस में प्रोटेक्शन गारंटीड होती है एम्प्लॉय को, राइट, अंडर दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। कोई भी एडवर्स पर्सनल एक्शन नहीं लिया जाएगा, लाइक उसका डिमोशन नहीं होगा, टर्मिनेशन नहीं होगा, राइट, ये चीज हो सकती है। सो आंसर उसके अकॉर्डिंग हम मार्क कर देंगे, द बैंक्स एनुअल ऑडिट कंप्लायंस। सी इफ वी लुक एट द एनुअल ऑडिट कंप्लायंस ऑडिट या फिर एनुअल कंप्लायंस ऑडिट की बात करें, सो जो ऑडिट होती है वो एक पीरियोडिक या फिर कह लो आफ्टर द फैक्ट कंट्रोल होती है, यानी कि जब चीज हो जाती है उसके बाद आप ऑडिट करवाते हो। विसल ब्लोअर पॉलिसी जो है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज द बैंक्स रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम फोकस करते हैं कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर, फंड ट्रांसफर के ऊपर, जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस के लिए होते हैं, राइट, सो दैट यू कैन बी डिटेक्टिंग द फ्रॉड ट्रांजैक्शंस, राइट, सो उससे रिलेटेड, दैट्स आल्सो नॉट द आंसर। बैंक्स विसल ब्लोअर पॉलिसी, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो विसल ब्लोअर पॉलिसी होती है वो की मेथड है जिससे आप कंप्लायंस रिस्क को मैनेज कर सकते हो। एंड पर्पस क्या है कि आपने इंप्लॉयज को इंकरेज करना है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बिना किसी डर से कि आपको रिटेलिएट किया जाएगा, आप उसको बताओ खुलेआम, राइट। मैकेनिज्म डायरेक्टली एड्रेस करता है इंप्लॉय के फियर को एंड एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट, दैट्स इट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 35th क्वेश्चन, the RBI imposes a significant monetary penalty on a bank president deficiencies इन इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। तो बैंक के परसिस्टेंट डेफिशिएंसीज की वजह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी बैंक जो है आरबीआई के ऊपर, आरबीआई जो है बैंक के ऊपर एक मॉनेटरी पेनल्टी लगा देता है, सिग्निफिकेंट मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो लगा दी गई है, राइट। And further, the bank's board, led by chairman Mr. Ajay Devgan, argues internally that disclosing this penalty in the upcoming annual report would cause unnecessary reputational damage. Unnecessary reputational damage होगा and उससे depositors alarm हो जाएंगे। तो based on regulatory disclosure requirement, is this argument to withhold the information valid? तो क्या ये argument valid है कि आप information को रोक सकते हो जाने से? So नहीं है, क्योंकि disclosure ये mandatory रहेगा। रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट रहती है। आरबीआई बेसिकली कहता है कि बैंक्स को जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेनल्टीज जो कि आरबीआई के द्वारा लगाई गई हैं या किसी और रेगुलेटर के द्वारा लगाई गई हैं या इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा लगाई गई है, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द नोट्स टू अकाउंट। एंड इसमें नेचर ऑफ वायलेशन क्या थी, अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या लगा, अथॉरिटी किसने इंपोज किया ये फाइन, वो सब चीजें बतानी पड़ेगी, राइट। एंड मोर ओवर डिस्क्लोजर्स किसके लिए होते हैं कि आप मार्केट डिसिप्लिन बना करके रखो, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बना करके रखो। एंड जो डिपोजिटर्स का इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट है, उसको बचा के रखना है, राइट। सो कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो आप छुपा नहीं सकते, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड इफ वी लुक एट रेपुटेशन वर्सेस कंप्लायंस, तो रेपुटेशनल डैमेज डेफिनेटली कंसर्न रहता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की प्रायोरिटी, आपके कंप्लायंस फंक्शन की प्रायोरिटी जो है वो आपके रेपुटेशन से ज्यादा आंकी जाती है। फर्दर अगर हम ऑडिट की बात करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो गए या फिर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड हो गई, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ऐसी जो कोई भी रेगुलेटरी पेनल्टीज लगी हैं उनको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। So yes, the board has a discretion to withhold the sensitive information. No, that's not the scenario at all. This argument is invalid. The bank is mandatorily required to disclose the details of any penalty led by the Reserve Bank of India notes to account to the balance sheet, as this is deemed to be the interest of investors and depositors. Correct है. Option C. The bank is only required to inform the major institutional shareholders. ऐसा नहीं है. Disclosures of the penalty is only required if the amount exceeds a materiality threshold such as 1% of the bank's net profit or something. तो क्या ऐसी कोई गाइडलाइन है? दैट इज बेसिकली नॉट रिलेटेड टू इट, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है उसके रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, a large bank is struggling with the high volume of false positives from its traditional rule-based fraud detection system, which is leading to significant manual review cost and delaying legitimate transactions. तो एक बड़ा बैंक है, अब उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव्स आ रहे हैं उसके ट्रेडिशनल रूल बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से मैनुअल रिव्यू कॉस्ट भी बढ़ रही है और साथ के साथ जो लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन है उसमें डिले भी हो रहा है। To address this inefficiency, the bank's board approves a significant investment in a more
एडवांस्ड कंप्लायंस सिस्टम। तो एक ज़्यादा एडवांस जो कंप्लायंस सिस्टम है, उसको लेकर आने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, राइट? तो बोर्ड उसके ऊपर बात करता है, ठीक है जी। सो विच मॉडर्न कंप्लायंस टूल इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू enhance the accuracy of detecting suspicious activities and automate these checks? तो कौन सा मॉडर्न कंप्लायंस टूल रहेगा इसके लिए? दैट इज वी नीड टू आंसर। सो दैट इज बेसिकली एआई बेस्ड काम कर सकते हैं या फिर मशीन लर्निंग बेस्ड काम कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिशनल जो रूल बेस्ड सिस्टम होते थे, उनका फिक्स थ्रेशोल्ड होता था रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस, जो 10 लाख से ऊपर हमको फ्लैग कर दो। अब डेफिनेटली हाई फॉल्स पॉसिबल तो आएंगे। अगर एआई या एमएल बेस्ड कंप्लायंस टूल्स होंगे तो डेफिनेटली वो ज्यादा वॉल्यूम्स को चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शनल डाटा को चेक कर सकते हैं, बिहेवियरल डाटा को चेक कर सकते हैं, एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को चेक, पैटर्न्स को चेक कर सकते हैं। लर्निंग पैटर्न्स को परफॉर्म नहीं कर सकते, चेक कर सकते हैं उनको, राइट? पैटर्न्स को। एंड वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लेजिटिमेट एक्टिविटी क्या है और जनरली जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है वो क्या है। वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये चीजों को चेक किया जा सकता है। अभी ऑप्शंस देखते हैं। A more stringent and detailed internal policy manual combined with more frequently mandatory employee training sessions. ऑप्शन ए। देखो, पॉलिसीज एंड ट्रेनिंग जो है वो फाउंडेशन है, ठीक है, वो तो चाहिए चाहिए। लेकिन वो कोई इनहेरेंट जो आपका टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन आ रही है, जो कि आउटडेट हो चुकी है, रूल बेस्ड है, उसको आप बंद नहीं कर सकते। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। Option B, the implementation of systems using AI and data analytics, which can automate compliance checks, identify complex and subtle patterns, reduce manual errors in fraud detection. Absolutely correct. ठीक है जी, आप AI का, डाटा एनालिटिक्स का, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हो so as to perform the duties. Absolutely correct. Question number 37. A bank in its financial statements has made adequate provisions for taxation as per the prevailing income tax laws. However, it has not accounted for the deferred tax impact arising from the timing differences between its accounting income and taxable income. This omission is a direct violation of the principles laid out in which specific accounting standard. So we need to understand the question first of all. एक बैंक है जिनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें प्रोविजन रखी गई है फॉर टैक्सेशन, प्रिवेलिंग इनकम टैक्स लॉस के हिसाब से प्रोविजन रखी गई है, लेकिन उसमें डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट जो था टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से जो हुआ उसको नहीं शामिल किया गया, क्योंकि जो उसकी अकाउंटिंग इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम से रिलेटेड हो सकता था, उस चीज को शामिल ही नहीं किया गया, राइट? लेकिन जो बैंक है उसने अभी डेफर्ड टैक्स को अकाउंट में नहीं लिया, राइट? अब ये क्यों राइज होगा? क्योंकि टाइमिंग डिफरेंसेस हो गए। अकाउंटिंग इनकम जैसे कि आपके प्रॉफिट्स हैं जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, राइट, एंड जिसमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया। एंड टैक्सेबल इनकम क्या होगी? जिसमें आपने इनकम टैक्स लॉज को फॉलो किया है, राइट? अब अकाउंटिंग इनकम के बीच में एंड टैक्सेबल इनकम के बीच में डिफरेंस हो सकता है। लेट्स से केस जो आपने प्रोविजन निकाली थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेकर के, तो उसको पहले बुक्स में लॉ किया गया, लेकिन उनको डिडक्शन के लिए बाद में लॉ किया गया टैक्स लॉ में, राइट? या फिर डेप्रिसिएशन जो चार्ज की गई इन अकाउंटिंग बुक्स चार्ज की गई, एंड जो डेप्रिसिएशन अलाउ की गई वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अलाउ की गई, तो उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो वो जो मिसमैचेस होते हैं, दो ज्यादा टेम्परेरी मिसमैचेस, यानी कि फ्यूचर ईयर्स में जो टैक्सेबल इनकम है, अकाउंटिंग इनकम है, वो अलाइन हो जाएगी, राइट? लेकिन फ्यूचर इफेक्ट जो होता है उसको हम कैसे कैप्चर करते हैं? डीटीएल की तरह, यानी कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की तरह या फिर डेफर्ड टैक्स एसेट की तरह उसको हम कैप्चर करते हैं। तो इस जगह पर मेन चीज क्या है कि बैंक ने कंप्लाई किया, करंट टैक्स प्रोविजन के साथ तो कंप्लाई कर लिया, लेकिन जो डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग थी आपने उसको छोड़ दिया, राइट? तो उसी के बारे में पूछा गया कि ये जो ओमिशन है डायरेक्ट डायरेक्ट वायलेशन की प्रिंसिपल्स की, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसके बारे में बताया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स सेगमेंट रिपोर्टिंग, या फिर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, या फिर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो एब्सोल्युटली द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। जो अकाउंटिंग है फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, वो एक स्टैंडर्ड है जो स्पेसिफिकली डील करता है इसी चीज के साथ, डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग के इश्यूज के साथ डील करता है कि हम बेसिकली क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं, हमारा मेन मेन पर्पस क्या है? दैट्स रिलेटेड टू कि हम अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस को या सेविंग्स को रिलेटेड टू द टैक्सेस ऑन इनकम को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, राइट? सो दैट्स द केस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, it says the PNB fraud case 2018 involving fraudulent letter of undertaking was a catastrophic event that led to a massive financial and reputational loss. The root cause was
treated back to failure of internal controls where junior level officials could issue these guarantees without proper authorization and transactions. And the transactions were not reconciled with the core banking system. This incident is a prime real world example of this severe consequences of what fundamental failure. तो कौन सा fundamental failure हुआ इस केस में? Failure in strategic risk, non-compliance in SWIFT transactions, या फिर failure of the bank cyber security framework, या failure of managing the risk. What it is? If we look at the failure of strategic risk, देखो strategy जो होती है, right? वो basically क्या है कि immediate cause was what that was a catastrophic failure internal controls की वजह से, right? कोई high level strategic decision नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है. Definitely there was non-compliance of the SWIFT transactions. तो operational risk event definitely it was a operational risk failure. वो चीज तो थी यहाँ पे. तो ऑप्शन बी जो है that is going to be the correct answer here, right? So that will be all related to this video. I hope that you must have enjoyed the content and that was related to the two chapters of the ABM module D. ठीक है, तो अब अगली वीडियो में अगले दो चैप्टर्स को कवर करेंगे एंड उसके भी 3 पार्ट्स रहेंगे. एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, बिकॉज जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उतना ही ज्यादा हम मोटिवेटेड रहते हैं कि आपके लिए और कंटेंट लेकर के. एंड मोर ओवर अगर आप चाहते हो इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाए एंड बाकी सभी वीडियोस के भी पीडीएफ मिल जाए, तो जल्दी से डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, विच इज अवेलेबल एट द अबव लिंक irbf.info/app. And I'll be sharing all the details to you. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.